राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक शहर जो अपनी वास्तुकला और नगर नियोजन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, उस जयपुर के राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित हो रहा है। इस कॉन्क्लेव में देश और प्रदेश के पधारे हुए कृषक, व्यवसायी, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के अधिकारी और वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। आप सभी का इस मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं हमारे प्रदेश के मुखिया, जिनके नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई इबारत लिख रहा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सर, श्री लालचंद जी कटारिया, माननीय कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, श्री मुरारी लाल जी मीणा, माननीय कृषि विपणन राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, श्री उदयलाल जी अन्ना, माननीय राज्य मंत्री सहकारिता, श्री महादेव सिंह जी खंडेला, अध्यक्ष किसान आयोग, श्री रामेश्वर जी डूडी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज बोर्ड, श्री धीरज जी गुर्जर, माननीय अध्यक्ष राजस्थान बीज निगम, श्रीमती उषा शर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, श्रीमती शुभा ठाकुर जी, संयुक्त सचिव फसल भारत सरकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमारी राजस्थान की परंपरा है, स्वागत की, अतिथि सत्कार की परंपरा है, अतिथि देवो भव की परंपरा है, मैं अनुरोध करूंगा माननीय राज्य मंत्री मुरारी लाल जी मीणा साहब से कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पों से स्वागत करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पुष्पगुच्छ हमारे ही उद्यानिकी विभाग के उत्कृष्टता केंद्र में के पुष्पों से ही तैयार किया गया है। और इसके पश्चात मेरा अनुरोध श्री दिनेश कुमार जी से कृपया लालचंद जी कटारिया साहब का पुष्प से स्वागत करें। और इसके पश्चात मेरा अनुरोध श्री सीताराम जी जाट निदेशक महोदय से कि मुरारी लाल जी मीणा साहब का स्वागत करें। मुरारी लाल जी मीणा साहब का स्वागत हो रहा है। ठीक है, कर दो। और अब कानाराम जी आयुक्त कृषि से उन्हें निवेदन है कि उदयलाल जी आंजना साहब का स्वागत। इसके पश्चात सीताराम जी जाट से आग्रह है कि महादेव सिंह जी खंडेला साहब का पुष्पों से स्वागत करें। मेरा निवेदन कानाराम जी आयुक्त कृषि से पुनः है, श्री रामेश्वर जी डोडी, अध्यक्ष राजस्थान स्टेट एग्रो बोर्ड का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। इसके पश्चात कानाराम जी से पुनः अनुरोध है श्री धीरज गुर्जर साहब, माननीय अध्यक्ष राजस्थान बीज निगम, आपका स्वागत करें। और पुनः कानाराम जी से अनुरोध पवन गोदारा साहब का स्वागत करें पुष्पगुच्छ से। श्रीमती सुचित्रा आर्य जी हमारे मौजूद हैं। आप राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष हैं। आपका सीताराम जी से आग्रह है, कृपया कुछ पुष्पगुच्छ भेंट कर मैडम का स्वागत करें। और माननीय मुख्य सचिव महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सीताराम जी से आग्रह करूंगा कि मैडम का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मैडम उषा शर्मा जी। और सीताराम जी से आग्रह है श्रीमती शुभा ठाकुर मैम, संयुक्त सचिव
भारत सरकार आपका भी स्वागत करें और स्वागत के साथ ही तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा अनुरोध सीताराम जी से कि दिनेश कुमार जी प्रमुख शासन सचिव कृषि का भी आप पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। थैंक यू। हमारा विनम्र अनुरोध अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत साहब, माननीय कृषि मंत्री श्री लालचंद जी कटारिया साहब, माननीय कृषि विपणन राज्य मंत्री श्री मुरारीलाल जी मीणा से दीपक स्थल तक पधारें और दीपक प्रज्वलित कर राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव 2023 का विधिवत उद्घाटन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान लालचंद जी कटारिया साहब और श्री मुरारीलाल जी मीणा साहब। धन्यवाद माननीय। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री दिनेश कुमार जी से अपने संबोधन के लिए। श्री दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। समारोह के विशिष्ट अतिथि सम्माननीय श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय कृषि पशुपालन मंत्री, सम्माननीय श्री मुरारीलाल मीणा जी, माननीय कृषि विपणन राज्य मंत्री, सम्माननीय श्री उदयलाल आंजना जी, माननीय सहकारिता मंत्री, सम्माननीय महादेव खंडेला जी, माननीय अध्यक्ष किसान आयोग, सम्माननीय रामेश्वर लाल डूडी जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड, और सम्माननीय श्री धीरज गुजर, अध्यक्ष राजस्थान बीज निगम, श्रीमती सुचित्रा आर्य जी, पवन गोदारा जी, सम्माननीय श्रीमती उषा शर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, और जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर श्रीमती शुभा ठाकुर जी, श्री डॉक्टर बी दयाकर राव, सीईओ न्यूट्री हब आईसीआर जो आईएमआर की एक संस्था है उसके, और यहाँ पर पधारे हुए विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साइंटिस्ट, भारत सरकार और नीति आयोग और राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण, विभिन्न कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स, स्वयं सहायता समूह, राजीविका समूह के सदस्य, किसान भाइयों बहनों और मीडिया के बंधुओं, राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 के उद्घाटन सत्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हम सबके लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। मिलेट्स, जिसको हम सभी न्यूट्री सीरियल या पोषक अनाज के रूप में जानते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर है। इनको उगाने में कम पानी लगता है और इनका उत्पादन भी कम समय में हो जाता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की चुनौती और बढ़ती लाइफस्टाइल डिसीजेस का सामना करने के लिए मिलेट्स का उत्पादन एवं उपयोग हम सबकी ज़रूरत बनता जा रहा है। पूरे विश्व के पोषक अनाज के उत्पादन की अगर हम लोग बात करें तो उसका 20% सर भारत में होता है, और उस 20% का भी पूरे विश्व का 28% राजस्थान में होता है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के संबंध में राजस्थान का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के अवसर पर राजस्थान के किसानों और उद्यमियों को नए अवसर प्रदान करने के लिए 2022-23 के कृषि बजट में राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन योजना मिशन की घोषणा की थी, और इस वर्ष जो कृषि बजट पुनः प्रस्तुत किया गया है उसमें इस मिशन को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। जयपुर में सर जो ये 2 दिवसीय मिलेट कॉन्क्लेव है,
ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से ही आयोजित हो रहा है। इन 2 दिवसों में मैं यहाँ उपस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर एवं अन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट, राज्य एवं केंद्र सरकार के अधिकारी, प्रत्येक जिले से आमंत्रित प्रगतिशील किसान भाई, स्टार्टअप कंपनीज, मिलेट्स के क्षेत्र में काम कर रही इस्टेब्लिश कंपनीज जैसे आईटीसी, टाटा सोलफुल, ये सभी लोग सर 9 अलग अलग सेशन में 2 दिन में पैनल डिस्कशन करेंगे और राजस्थान में मिलेट मिशन जो है उसको कैसे और मजबूत बनाया जा सके इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। सर इसके पहले प्री इनॉग्रल सेशन में हमने यहाँ जितने सहभागी हैं उनको एक प्रस्तुतिकरण दिया जिसमें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ऑलरेडी मिलेट की जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक बताया। इसके बाद जो सेशन होंगे उसमें कॉन्क्लेव के पहले दिन में मिलेट्स को हम लोग अपनी डाइट्स में कैसे शामिल करें, उसकी क्या आवश्यकता है और मिलेट्स के गवर्नमेंट को प्रोग्राम में कैसे हम लोग मेन स्ट्रीम करें उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त मिलेट्स की उत्पादकता को बढ़ाने में, क्योंकि हमारे यहाँ वेस्टर्न राजस्थान में उत्पादकता कम है, उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं और रिसर्च और एक्सटेंशन की क्या आवश्यकता है, इसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। कल जो 14 तारीख है उसके अंदर दूसरे दिन में हम लोग मिलेट्स के वैल्यू चेन को डेवलपमेंट करने पर, मिलेट्स के संबंध में स्टार्टअप और एमएसएमई की भूमिका पर और जो इस्टेब्लिश कंपनीज हैं जैसे कि मैंने बताया आईटीसी, टाटा सोलफुल, नेस्ले एक्सेट्रा, उसको वो इस मिशन में कैसे सहभागी बन सकते हैं और जो ऑलरेडी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो सफल हैं उनके भी प्रेजेंटेशन इस कॉन्क्लेव में होंगे। हम लोग कल एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे सर जिसका नाम आगाज है। उसके अंदर हम एमएसएमई और स्टार्टअप्स को किस तरह से हम लोग हैंड होल्ड करके उनको कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं वो हम लोग उसके अंदर उस काम करना स्टार्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हम सबसे अपेक्षा की थी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट में हम लोग एक ठोस कार्य योजना बनाएं और माइलस्टोन डिसाइड करके आगे बढ़ें। सर इस कॉन्क्लेव के वैलिडिटी सेशन में हम लोग मिलेट्स के वैल्यू चेन में जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं उनको किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए इसकी कार्य योजना आपको प्रस्तुत करेंगे। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समस्त विशिष्ट अतिथिगण, मंचासीन अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अब अनुरोध निदेशक न्यूट्री हब IIMR डॉक्टर बी दयाकर राव से आप पधारें और न्यूट्री हब IIMR की भूमिका और राइसन सर्कस के साथ भागीदारी में अपने शब्द हमसे साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, sorry, my Hindi is little tutti frutti. Kindly bear with us. I come from southern state, but let me tell you, sir, you are one of the most beloved chief minister of this country. So we all love to that. So I am very happy today. I am addressing this particular podium, especially on a very important subject on millets. In fact, when you talk about International Year of Millets, without Bajra, I think you cannot call it as an International Year of Millets. And Bajra is mostly grown in Rajasthan. We know that 50% of it is coming from that. It's a very ideal podium that you have taken this initiative, and I would like to congratulate your entire team. In fact, we have chosen this occasion to see that how we collaborate it and bring it to that, and we were a part of forming the program. Coming to the topic which I am supposed to talk is about the Nutri Hub, Indian Institute of Millet Research, which is based Hyderabad में है सर। ये अभी recently यही घोषित किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। तो वी वुड लाइक टू बी रिलेवेंट टू द स्टेट। आपके लिए हम क्या कर सकते हैं ये इस बारे में हम बोलने के लिए कोशिश करेंगे अभी नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। Sir, when we talk about Bajra, especially with regard to the entire value chain, we would like to be associated and partner with you with regard to how the farmers can be really take pride in going that. Today, हम एक दिशा में जा रहे हैं कि मिलेट्स को एक डोमेस्टिक क्रॉप से ट्रांसिशन करते हुए कमर्शियल क्रॉप के दौरान लेके जा रहे हैं। सो इसके लिए क्या ज़रूरी है, उनका जो फार्मर का सस्टेनेबल इनकम्स जरूर होगी ताकि उनका because you have some of the areas like A1 zone in
Rajasthan, it has no alternative, but other zones are there, high productive zones. So we would like to bring in the good seed and the quality. Our efforts will be try to double the productivity levels, and a strategy we will come up with that with regard to the support from the DA and FW, Government of India, that through the seed hubs and the productivity levels. Now there are some specifically land races which are very akin to this Rajasthan. उसको ब्रांडिंग करने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के दुनिया में ब्रांडिंग के बिना कुछ नहीं चलता. सो ये पुअर मैंस क्रॉप को है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है, श्री अन्ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग ए गुड ब्रांडिंग and all those things. Why not Rajasthan ka, this sort of a land races need to be. Now the Karnataka government has come up with something, Karnataka Ragi. So a specific type of the things. Because today's context, the markets are emerging big, and the NutriHub will be able to really give all that wherewithal with the expertise that which we have developed in the value chain, so that this branding can be made possible and try to do. For example, Gujarat ka Jafrabadi bajra, it is being exported in a large quantities. Usko kaise hum, abhi, it is all that how we take the things forward and all this. So with the government of Rajasthan, we would like to be with there and be relevant and moving forward. The value addition is very important. Now, before that, I would like to tell you that bajra is consumed primarily as a, only the cold season crop. Only in the winter people would like to consume. Now, through the value addition which we can bring, processing technologies aisa itna develop ho gaya, usko all throughout the year you can consume. So that is a big challenge that we have. And can we do that? Yes, we are here to work with you and bring in other states also and other big public institutions, so that we can make relevant these things. All these days, this convergence is not happening. Today, let us converge together and make this particular state a hub for further thing. Now we have built up about 300 startups. Once you go out, about 60 startups that are supported by NutriHub, Indian Institute of Millet Research, we have nurtured them. Now you can go and see the group. And some of them, like Millets of Mewar, Wise Mama and others are being supported, who are in Rajasthan are being supported by. Now we would like to increase their presence and bring in more investment. Now we have a very strong industry base. NutriHub has, whether it is HUL, PepsiCo, or whether it is Nestle, Britannia, ITC. I think, can we not work together and bring in this superfood onto the fore and take things forward, sir? I think there are many speakers, I would not like to take it, but we would like to be relevant and be partnering with you and taking forward. Thank you very much for your patient hearing. Thank you, sir. थैंक यू श्री बी दयाकर राव सर, निदेशक न्यूट्रीहब। और इस कड़ी में मेरा आग्रह है, श्रीमती शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव फसल, भारत सरकार, कृपया अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय राज्य मंत्रीगण मंच पे, माननीय उषा शर्मा जी चीफ सेक्रेटरी, माननीय दिनेश कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और बाकी मंच पे सभी अधिकारीगण और हमारे जो बीच हमारे किसान भाई बहनों और जो स्टार्टअप्स इंडस्ट्री के लोग जो आए हुए हैं, सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ राजस्थान सरकार को कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो भारत सरकार और पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्व एक सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और राजस्थान सरकार को मैं खासकर धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा पहल है सर, जो इस तरह की आयोजन की जा रही है। और आपके सामने सर एक छोटी सी प्रस्तुति रखना चाहते हैं, जो भारत सरकार का जो अभी तक जो जर्नी रहा है और आगे क्या हमारा उद्देश्य है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी क्या उम्मीद है
और कैसे मिलेट्स को पूरे देश, पूरे दुनिया में हम ले जाना चाहते हैं। जी सो जैसे बताया गया अभी, जो इंटरनेशनल मिलेट्स 2023 का जो यूनाइटेड नेशंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रपोजल गया था सर, बट ये जर्नी बहुत पहले से शुरू हुआ। 2017-18 से ये जर्नी शुरू हुआ और 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया और 2018 में मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल के तौर पे इसको दर्जा दिया गया। न्यूट्री सीरियल मतलब पोषक अनाज। तो 2018 से हमारा सफ़र रहा है और जो अब तक हम पहुँचे 2023 तक, तो जो 2018 से 2023 तक की जो हमारी स्टार्टअप्स, जो स्टेट गवर्नमेंट, सबका जो परिश्रम रहा है वो अब दिखने को मिल रहा है। और ये प्रस्ताव 72 नेशन सपोर्ट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 72 नेशन का सपोर्ट था। इससे देखा जाता है कि कितना विश्व में इसका इम्पोर्टेंस है, कितना सपोर्ट है। और 5 मार्च 2021 को इसको हम भारत के प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशंस ने माना। और हम लोग जो भारत सरकार में चाहते हैं कि ये पीपल्स मूवमेंट बने, जन आंदोलन बने। जैसे भारत ने पूरे देश को योगा दिया, पूरे दुनिया को योगा दिया, आयुर्वेद दिया, उसी तरह मिलेट्स को भी वही दर्जा मिलना चाहिए। और जो लास्ट 1 ईयर से जो परिश्रम चल रहा है, जो मेहनत चल रही है सब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, उससे देखने को मिल रहा है सर कि ये हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। तो हम क्या हमारा क्या लक्ष्य है सर? यूनाइटेड नेशंस के ये ईयर घोषित करने से क्या मिलेगा? बहुत सारा ईयर घोषित होता है, आप लोग को पता भी नहीं होगा कि हर एक साल एक ईयर घोषित होता है, लेकिन मिलेट्स पे इतना जोर क्यों है? क्योंकि भारत ने जोर दिया है। हमारे देश में बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है, बहुत स्ट्रेंथ है। राजस्थान अकेले जो है बहुत सबसे ज़्यादा मिलेट्स प्रोड्यूस करता है पूरे इंडिया में। तो सबसे पहले तो हमको इसकी अवेयरनेस बढ़ानी है कि ये फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। जो G20 की मीटिंग्स चल रही है उसमें भी हम लोग मिलेट्स का एक स्पेशल सब्जेक्ट लेके चले हैं, मिलेट्स अवेयरनेस का। और फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन में इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। इससे जो इन्वेस्टमेंट आएगा, इससे जो अवेयरनेस बढ़ेगी, एक्सटेंशन सर्विस होगा। बस मिलेट्स 2023 तक ही नहीं बात करना है, उसको आगे कैसे हम लेके चलेंगे। 2023 के बाद भी इसका हमको मोमेंटम रखना है। तो जब तक इंडस्ट्री नहीं इसमें सपोर्ट करेगी, जब तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तभी उसका आगे उसका हो सकेगा बढ़ावा। जैसे किनवा आप लोग सुने हैं, किनवा को बहुत ज़्यादा लोग आजकल लाइक करते हैं किनवा खाना। पहले किनवा का नाम भी नहीं सुने थे, ओट्स खाते हैं लोग। उसी तरह से जो हमारा जो एंशिएंट ग्रेन है, बाजरा, रागी, ज्वार, ये सब को हमको देश के पूरे दुनिया में इसका बढ़ावा देना है। और जो पूरे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत स्टेक होल्डर्स यहाँ आज भी हैं, जो आपके स्टार्टअप्स हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मार्केट है, एक्सपोर्टर्स हैं, इस सब में इसको आगे लेके चलना है। तो मिलेट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? मिलेट्स गुड फॉर कंज्यूमर, गुड फॉर कल्टीवेटर, गुड फॉर क्लाइमेट। इससे बढ़िया क्रॉप नहीं हो सकता है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है, डायबिटीज़, ग्लूटेन फ्री है, डायबिटीज़ को ये रोकता है, मोटापा घटाता है। कल्टीवेटर के लिए, फार्मर के लिए क्यों अच्छा है? इसमें इनपुट्स बहुत कम लगता है, बहुत कम पानी में ही हो जाता है, और इससे कम लागत से भी उसकी आमदनी अच्छी होती है किसान की। और जो गेहूं के मुकाबले ये बहुत कम समय में ही इसका प्रोडक्शन होता है। तो तीनों के लिए बहुत अच्छा है। आजकल आप सुनते होंगे क्लाइमेट रिजिलिएंट, क्लाइमेट चेंज। थोड़ा सा भी क्लाइमेट इधर उधर होता है, ज़्यादा वर्षा हो जाती है, ड्राउट हो जाता है, तो हाय तौबा मच जाती है कि क्या, कैसे फार्मर का क्या होगा, हमारे फूड सिक्योरिटी का क्या होगा। तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है मिलेट्स को उगाना, कम पानी में हो जाता है। और एक हमारा मिलेट वैल्यू चेन भी आजकल एक फैशन का वर्ड हो गया। ये वैल्यू चेन होता क्या है, मिलेट्स कैसे फिट होता है वैल्यू चेन में? पहले वैल्यू चेन का फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्टिविटी। अच्छी बीज देना, अच्छे एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस देना, किसान को बताना कि कैसे आपको ये उगाना है, कब उगाना है, कहाँ लगाना है, किस तरह का बीज देना है। तो वो सबसे पहला चेन है वैल्यू चेन का, प्रोडक्शन का। उसके बाद हम आते हैं आपके फूड प्रोसेसिंग में। फूड प्रोसेसिंग में बहुत स्कोप है। अभी आप देखेंगे जो एग्जीबिशन बाहर लगा है, कितने तरह के
मिलेट के फूड प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे जो आप तुरंत खा सकते हैं या उसको बना सकते हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक। फिर उसके बाद आपका जो इस पे पूरा इंडस्ट्री लगा हुआ है, और सबसे अंत में एक्सपोर्ट। मिलेट्स का एक्सपोर्ट का बहुत ही पोटेंशियल है, क्योंकि जो पूरे दुनिया में ग्लूटेन फ्री फूड, सुपर फूड जिसको बोलते हैं मिलेट्स, इसका बहुत डिमांड बढ़ते जा रहा है। और हमारे पूरे इस जो इकोसिस्टम जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उससे मिलेट्स को बहुत आगे एक्सपोर्ट पोटेंशियल में मिलेगा। तो पूरे वैल्यू चेन से किसान की आमदनी बहुत बढ़ती है। तो 7 सूत्र आपके जो आप लोग को जो लिटरेचर मिला उसमें भी इसकी जिक्र है कि 7 सूत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट भी 7 सूत्रों के प्रिंसिपल पे चल रही है, प्रोडक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन। और इसमें भारत सरकार के सभी डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, सब इसमें मिलजुल के काम कर रहा है। और उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट भी मिलके काम कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट भी विभिन्न डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट है, वो सब मिलजुल के काम कर रहा है। और हर एक जो हम लोग कैसे स्टेट्स को शामिल किए हैं मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए, हर एक स्टेट को एक मंथ, एक डेडिकेटेड मंथ दिया गया है। जनवरी में आसाम है, जुलाई में अगर राजस्थान है, तो हर एक स्टेट हर एक मंथ में एक डेडिकेटेड प्रोग्राम कर रहा है। हमारे जितने इंडियन एम्बेसीज हैं वो हर एक मंथ में एक एक एम्बेसी प्रोग्राम कर रहा है, और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज भी डेडिकेटेड प्रोग्राम कर रहा है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि इस पे बहुत काम चल रहा है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आज जो ये पहल राजस्थान गवर्नमेंट का, ये भी बहुत ही खुशी की बात है। तो राजस्थान का आप लोग को पता है, दिनेश जी भी बताया कि राजस्थान का बहुत बड़ा वैल्यू है मिलेट के पूरे इकोसिस्टम में, पूरे चेन में। सबसे ज़्यादा मिलेट्स प्रोड्यूस यहीं से होता है। अभी मिलेट मिशन यहाँ पे अनाउंस किया गया, जो किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इनफैक्ट काफ़ी और जगह स्टेट मिशंस हैं, छत्तीसगढ़ में है, आसाम में है, कर्नाटक में है, और आपका उड़ीसा में है। ये सारे स्टेट मिशंस भी बहुत अच्छा से बहुत एलिमेंट्स को लेके काम कर रहा है। और इसी तरह से मिलजुल के भारत सरकार और राज्य सरकार मिलजुल के मिलेट्स को आगे ले जाते हुए दिख रहा है। आपके जो 3 डिस्ट्रिक्ट मेन है, जयपुर, अलवर, बाड़मेर, और हम लोग ओडीओपी आपने सुना होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ओडीओपी में बाड़मेर का डिस्ट्रिक्ट है। और तो इसमें भारत सरकार की जितनी भी स्कीम है, चाहे वो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो, चाहे वो पीएमएफएमई स्कीम हो, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम हो, तो ओडीओपी में ये हमारा सोचना है कि सारे स्कीम को वहाँ पे कन्वर्ज किया जाए। तो जिला स्तर पे जो कन्वर्जेंस होता है, उससे फार्मर को बहुत ही फ़ायदा होता है। तो राजस्थान का स्टेट प्रोफाइल है। और जैसे हमने बताया, मिलेट का इकोसिस्टम इंडिया में बहुत बड़ा है, और 500+ स्टार्टअप्स हैं। और मेरी जितनी भी स्टार्टअप से बात होती है पिछले 2 वर्ष में, मैं ये कह सकती हूँ कि सारे स्टार्टअप्स का डबल तो जरूर प्रोडक्शन बढ़ा है, डबल उनका इनकम बढ़ा है। आप स्टार्टअप से पूछ भी सकते हैं कि इसके इंटरनेशनल मिलेट्स की घोषणा के बाद कितना स्टार्टअप्स को फ़ायदा हुआ है। और स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स आपके किसान से डायरेक्टली जुटे हुए हैं, डायरेक्टली एफपीओ से जुटे हुए हैं, तो डायरेक्ट उनका लिंकेज है फार्मर से। तो प्रोसेसिंग मशीनरी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। थोड़ी सी अभी प्रोसेसिंग मशीनरी में दिक्कत है, लेकिन जो हमारा इंस्टीट्यूट है IIMR ICR का इंस्टीट्यूट है, जो दयाकर राव जी अभी बताए, प्रोसेसिंग मशीनरी में काम चल रहा है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा काम करने का ज़रूरत है। और हमसे बहुत लोग पूछता है कि मिलेट्स कैसे खाया जाए। तो बाजरा की रोटी बनाने में दिक्कत है, वो पेट को गड़बड़ करता है, वो रेसिपी मिलता नहीं है। लेकिन आज आप अगर इंटरनेट खोलेंगे, कहीं भी कुछ यूट्यूब देखेंगे, आपको बहुत सारा रेसिपी, बहुत सारा बनाने का तरीका मिलेगा। इजी रेसिपीज़ मिलेगा, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक रेसिपीज़ मिलेगा। और बाजरे की रोटी की मशीन एक IIMR ने डेवलप किया है, जो बहुत आसानी से बाजरे की रोटी बना देता है। तो वो भी एक उस तरह से भी हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ? अच्छा, ओके, हाँ। तो एक्सपेक्टेशन स्टेट से हम बताएं दिए, बस अब थोड़ा फोटो दिखा देते हैं। अभी पीछे हम लोग क्या क्या किए हैं। हमने पार्लियामेंट में पूरे MPs को लंच कराया, पूरे एम्बेसडर्स को लंच कराया, जो बाहर के एम्बेसडर्स हैं।
सारे मेला में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इसी तरह से बहुत सारे कॉन्फ्रेंस इवेंट्स पूरे एम्बेसीज में हो रहा है और G20 में खास करके मिलेट्स को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और जो जोधपुर में G20 का मीटिंग हुआ था उसमें बहुत ही सुंदर मिलेट का फेस्टिवल लगा था और फार्मर्स भी बुलाए गए थे। तो इस तरह से हम लोग आगे कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू शुभा मैम। और अब मेरा अनुरोध माननीय मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी से कृपया पधारें और अपना संबोधन प्रदान करें। श्रीमती उषा शर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय श्री गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। विशिष्ट अतिथि सम्माननीय श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री जी, सम्माननीय श्री मुरारी लाल मीणा जी, सम्माननीय श्री उदयलाल आंजना जी, सम्माननीय श्री महादेव सिंह खंडेला जी, माननीय श्री रामेश्वर लाल डूडी जी, सम्माननीय श्री धीरज गुजर जी, समारोह में उपस्थित मंचासीन श्रीमती शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव भारत सरकार कृषि मंत्रालय, डॉक्टर बी दयाकर राव, विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान से पधारे हुए साइंटिस्टगण, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से पधारे हुए विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, प्रतिनिधिगण, विभिन्न कृषि इकाइयों के प्रतिनिधि, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह, राजीविका समूह के सदस्य, किसान भाइयों और बहनों और मीडिया बंधुओं। मुझसे पहले सभी स्पीकर्स ने आज के कॉन्क्लेव के महत्व के बारे में बताया कि किस तरह भारत एवं विश्व में जो पोषक अनाज की स्थिति में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है और क्लाइमेट चेंज के वजह से कृषि उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लाइफस्टाइल डिजीजेस के जो बढ़ रहे हैं उसके खतरे में इसका महत्व इस परिप्रेक्ष्य में कैसे बढ़ जाता है। मुख्य ऑब्जेक्टिव इस कॉन्क्लेव का ये है और जो 2 दिन ये कॉन्क्लेव चलेगी उसमें ब्रेकअवे सेशन रहेंगे, कई टॉक रहेंगी और इसमें इन्हीं विषयों पे जो है बहुत गहराई से चर्चा की जाएगी। और अब हम सभी जानते हैं कि समय आ गया है जब हम न केवल फूड सिक्योरिटी की बात करें बल्कि हम बात करें कि न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी हम कैसे इंश्योर करें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 4 सालों में राजस्थान में स्वास्थ्य और पोषण के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं, बहुत अभूतपूर्व इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जहां एक और चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और अब राजस्थान एक मॉडल स्टेट राज्य बन ही चुका है और इसको बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पे भी सराहा गया है। तो उसमें स्वास्थ्य सुरक्षा तो पहुंचाई गई, वहीं मिड डे मील योजना में बच्चों को दूध उपलब्ध कराने की घोषणा, इंदिरा रसोइयों की स्थापना जहां 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है, अन्नपूर्णा वो योजनाएं हैं जिससे जन सामान्य की पोषण सुरक्षा जो है राज्य सरकार सुरक्षित करती है। कृषि के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस वर्ष दूसरा बजट कृषि बजट प्रस्तुत किया गया और कृषि की प्रगति में बहुत ज़रूरी है कि कृषि के क्षेत्र में कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, उसमें वृद्धि की जाए। हमारे किसानों को, युवाओं की स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जानी चाहिए और कृषि क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करे, इसके तरफ हमें जो है उन्हें आकर्षित करना चाहिए। और इसी विचार से कृषि बजट में 12 अलग अलग मिशन लागू किए गए और सभी मिशन के बहुत अच्छे परिणाम हम सभी को देखने को मिले और उसमें एक मिशन जो है राजस्थान मिलेट मिशन भी है और राजस्थान सरकार द्वारा मिलेट के प्रोत्साहन के लिए किसानों को किस तरह से कई इंसेंटिव दिए जाएं, इस पे भी बहुत कार्य किया गया है। किसानों को विशेष तौर पे बाज़ार में उगाने वाले किसानों के प्रति उनकी कंपटीशन कैसे बढ़े, इसको भी हम लोग बहुत इनकरेज कर रहे हैं। और ये जो 2 दिन है जिसमें पोषक अनाज पे सार्थक चर्चाएं हों, जिसमें लोग अपने खान पान में
पोषक अनाजों को शामिल करें, इस पे चर्चा रहेगी। और इस कॉन्क्लेव में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग नियाम है, सेंट्रल एरिड जोन काजरी है, उसके सभी वैज्ञानिक भी यहाँ मौजूद हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के साथ जो है हमने हैदराबाद में जो कॉन्क्लेव होगी उसके साथ भी हमने पार्टनरशिप की है। और ये पार्टनरशिप केवल कॉन्क्लेव तक सीमित नहीं रहे, बल्कि IIMR द्वारा विकसित की गई जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं और कितनी रिसर्च है उसमें हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, हमारी राजस्थान में इस मिलेट के वैल्यू चेंज को राजस्थान में हम एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड कार्रवाई के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसमें हमें कार्य करने की ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कृषि विभाग से कि इसमें इस विषय पर हमें जो है बहुत गहनता से और बहुत सिंसियरिटी के साथ इसमें हमें काम करना होगा। ये मिलेट कॉन्क्लेव मिलेट की खेती करने वालों को, प्रोसेसिंग करने वालों को, यहाँ के कृषि साइंटिस्ट को, पॉलिसी मेकर्स को और जो हमारी बहुत रिकग्नाइज्ड कंपनीज हैं, ये कॉन्क्लेव उन सबको एक मंच पे लेके आया है। और यहाँ हम सब मिल बैठ के जो चर्चा करेंगे और राजस्थान में किस तरह से हमें जो है मिलेट के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हम एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे और उसकी रूपरेखा तैयार करके हम एक समयबद्ध तरीके से उसको कैसे क्रियान्वित करेंगे, इस पे चर्चा रहेगी। मैं आप सबको और आयोजकों को दोबारा से इस मंच के मार्फत मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और बहुत अच्छा विभाग द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद श्रीमती उषा जी शर्मा। अब अपने संबोधन के लिए सादर आमंत्रित हैं माननीय कृषि विपणन राज्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री मुरारी लाल जी मीणा। इस कॉन्क्लेव में मंचासीन हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, हम सबके सम्मानीय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, हमारे कृषि मंत्री सम्मानीय लालचंद कटारिया जी, कोऑपरेटिव मिनिस्टर अंजना जी, सम्मानीय खंडेला जी, सम्मानीय डूडी साहब, सम्मानीय धीरज गुर्जर जी, भाई पवन गोजारा जी, CS मैडम, दिल्ली से पधारी हुई ठाकुर मैडम, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिनेश जी, हमारे डायरेक्टर सीताराम जी, सभी हमारे अधिकारीगण और सभी सम्मानित यहाँ पधारे हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ, इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मीडिया के बंधु, सम्मानित किसान साथियों, जैसा आप सबको विदित है कि ये वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको मिलेटेंस ईयर घोषित किया गया है। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसका महत्व हमारे देश के लिए और उससे ज़्यादा हमारे प्रदेश के लिए, क्योंकि मिलेटियंस सबसे ज़्यादा संसार उत्पादन भारत में होता है और भारत में भी सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका हमारे प्रदेश के अंदर होता है। और साथियों, यूएन ने तो इसको मिलेटियंस वर्ष अभी घोषित किया है, लेकिन सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2019 में ही हमारे कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात एक नीति घोषित की थी। उसके तहत सबसे ज़्यादा बढ़ावा जो मिलेटियंस संबंधी जो हमारे फूड प्रोडक्ट बनते हैं उनको मिला था। और उस नीति के तहत हमने पिछले 3-4 साल में करीब हमारे प्रदेश के अंदर 1000 यूनिट्स के आसपास लग गई। उसमें करीब 2000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर ने खर्चा किया अब तक, और करीब 335-40 करोड़ के आसपास हमने उसमें सब्सिडी दी है। साथियों, 50% सब्सिडी किसानों को, यदि वो कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है, और व्यापारी को 25% थी। और मुझे खुशी इस बात की कि अभी हाल ही के बजट में सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस सब्सिडी को बढ़ा करके किसानों के लिए 75% और व्यापारियों के लिए 50%। इसके साथ ही 21-22 के अंदर हमारे 10 फूड पार्कों की घोषणा करी थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। फिर अगले वर्ष 12 फूड पार्क और इस वर्ष 34 फूड पार्क। इस तरह से पूरे
इस वर्ष 14 फूड पार्क, इस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर 34 फूड पार्क विकसित हो रहे हैं। और जैसे यूनिट चालू इसका असर भी आया धीरे धीरे। आपने देखा होगा, हम भी किसान हैं, कि बाजरा के भाव करीब 16-1700 पर टिके रहते थे और इस बार करीब 2200-2300 के आसपास चल रहे हैं। क्योंकि जो प्रोडक्शन पूरे देश के अंदर होता है मिलेट्स में, करीब 57% भूमि राजस्थान, जो टोटल प्रदेश के प्रोडक्शन में राजस्थान काम आती है, और करीब 42-43% के आसपास हम अकेले प्रोडक्शन करते हैं। ज्वार के मामले में भी हम तीसरे स्थान पर हैं। मैं समझता हूं कि हम इस पर काम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हमको आने वाले टाइम में फायदा होगा। अभी इस बजट के अंदर जो फर्स्ट यूनिट लगेंगी 100 मिलेट्स की, उसके अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 40 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था करी है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्री हैं, किसान हैं, सब हैं, उन चीज़ों को फायदा उठाना चाहिए। और बाजरे के करीब 8 लाख किट्स, जिनकी 16 करोड़ के आसपास कॉस्ट आएगी, वो भी हमारे सब किसान भाइयों को फ्री में वितरण किए जाएंगे। साथियों, मिलेट्स के मामले में मैं समझता हूँ कि जब से अपनों को नॉलेज है, जब से हमको जानकारी है, राजस्थान में तो अधिकतर यूजीसी का होता है। जो बाजरी है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे प्रदेश के अंदर होता है। स्वास्थ्य के मामले में इतनी ज़्यादा इस चीज़ के बेनिफिट है, मेरे को स्वयं के ध्यान में छोटे छोटे हुआ करते थे। रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी मिलेट्स के अंदर होती है, मैं नहीं समझता कि किस चीज़ में होती हो। जो आदमी इसका ज़्यादा यूज करते हैं वो शायद ही बीमार होते हो। जब हम छोटे थे तो उस टाइम जब बुखार हो जाता था तो बाजरा की खिचड़ी या बाजरा की रबड़ी पिला देते थे तो बुखार ही उतर जाता उससे। कई बुजुर्ग आदमी बैठे हैं यहाँ पर, तो आप ये सोच सकते हो, संयुक्त राष्ट्र संघ ने और देशों ने तो अब सोचना चालू किया इसके ऊपर। ले हमारे यहाँ पर तो हजारों साल से ही मिलेट्स का कितना महत्व है। जब इसको ईयर घोषित किया गया है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, भारत सरकार काम करेगी, प्रदेश काम करेगा, तो सबसे ज्यादा यदि बेनिफिट इसको होगा तो हमारे प्रदेश को होगा। आप यहाँ बाहर से पधारे हो, आज कल ये सेमिनार होगी, अपने अपने विचार आप सब लोग रखोगे। निश्चित मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे जितने विषय विशेषज्ञ यहाँ पधारे हैं, अच्छे रिजल्ट आएंगे। और जो भी आप यहाँ पे अच्छे निश्चय निकल के आएंगे, उसके ऊपर जैसा मैंने बताया कि हमारी सरकार, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय पहले से इस पे बहुत, ये ईयर घोषित नहीं हुआ था उससे पहले से 3-4 साल से हम काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में और अच्छे बेनिफिट होंगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे। अभी हम यहाँ बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे, तो कटियार साहब बोले अब भाई मिलेट्स का तो लाओ, तो इतने अच्छे अच्छे बिस्कुट आपको भी मिलेगा, भी खाने को देखना, इतने अच्छे अच्छे आइटम्स, इतने सोच नहीं सकते कि इतने अच्छे अच्छे आइटम बढ़ सकते हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा, और सरकार ने भी हमारी ये भी घोषणा करी है, सामान्य मुख्यमंत्री महोदय ने, इसको हम मिड डे मील से जोड़ने जा रहे हैं। इसको हम जो और भी जितनी खास मिड डे मील से जो हमारे दोपहर की थाली है उससे जोड़ते जा रहे हैं। अब तो वापस लोग रिटर्न हुए हैं, मिलेट्स के लिए लोग वापस बैक हुए हैं। आपने देखा होगा बीच में तो शायद बाजरा की रोटियां गायब भी हो गई थी। अब तो ब्याह शादी में जाओ, कहीं भी जाओ तो बाजरा की खिचड़ी लोग ढूंढते रहते हैं किधर मिलेगी, बाजरा रोटियां ढूंढते रहते हैं किधर मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि वापस हमको इस और काम करना चाहिए। निश्चित हम बड़े गंभीर हैं, बड़े सीरियस हैं, हमारे अधिकारी 2-3 रोज से सारे लगे हुए हैं। सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में हम इसमें और काम करेंगे। आप यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब समय है राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप के लोकार्पण का। मैं इसका परिचय दूं छोटा सा। राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा किसानों के हित में सोचते हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों को सहूलियत प्रदान करने के लिए ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत राज किसान पोर्टल बनवाया है। इस पोर्टल पर कृषि, उद्यानिकी, विपणन, बीज निगम आदि की 25 योजनाओं में अनुदान की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके जरिए 740 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खातों में जा चुका है। इस मोबाइल से घर बैठे किसान आवेदन कर सकते हैं और पहले किए गए आवेदन की स्थिति का पता लगाने की सुविधा भी इनको दी गई है। हेल्प डेस्क के अलावा और भी ढेर सारी सुविधाएं हैं, इसलिए इसका नाम है राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह है कि राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप के लोकार्पण का अनुरोध है। श्री राजेश सैनी जी, प्रभारी सीएमओ कंप्यूटर सेल पधारें, प्लेग कार्ड से लोकार्पण करवाएं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
और इसी के साथ लोकार्पण संपन्न हुआ। किस तरह से ऐप काम करता है उसका एक बानगी प्रस्तुत है। थैंक यू। और इसी के साथ प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की सफलताओं की कहानियों से संबंधित साहित्य का विमोचन ऑनरेबल से पुनः आग्रह है, कृपया उसका भी विमोचन करें। इस साहित्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के लाभार्थियों के अनुभव साझा किए गए हैं। तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस विमोचन के पश्चात अब आग्रह माननीय कृषि मंत्री राजस्थान सरकार श्री लालचंद जी कटारिया साहब से, कृपया पधारें और अपने शब्दों से हम सभी को समृद्ध करें। मिलेट्स कॉन्क्लेव में आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, मंचासीन कृषि विपणन मंत्री सम्माननीय मुरारलाल जी मीणा साहब, सहकारिता मंत्री उदयलाल जी आंजना साहब, हमारे कृषि किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह जी खंडेला साहब, रामेश्वर जी डूडी साहब, धीरज जी गुजर साहब, पवन गोतारा जी, श्रीमती सुचित्रा हरी जी, जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार श्रीमती सुबा ठाकर जी, मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी, विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार जी, हमारे जोबनेर विश्वविद्यालय के वीसी साहब सम्मान्य बलराज जी, सचिव कृष्ण कुणाल जी, आयुक्त कानाराम जी, निदेशक कृषि विपणन सीताराम जी, श्रीमती शुभम चौधरी जी आयुक्त उद्यान की, सोहनलाल जी शर्मा साहब, उपस्थित कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, उद्यमी, किसान भाई और मीडिया के साथीगण, 2 दिवसीय मिलेट कॉन्क्लेव में मैं सबसे पहले विभाग की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि दुनिया में मोटे अनाज को जो पहचान दिलाने का काम ये उन्होंने किया है। हम भाग्यशाली लोग हैं कि दुनिया में बाजरे के बारे में चर्चा हो रही है, ज्वार के बारे में चर्चा हो रही है और जो हमारे अन्य प्रदेशों के जो परंपरागत जैविक खाद्य पदार्थ हैं जिनको देसी भाषा में मोटा अनाज कहते हैं, आज दुनिया तो इस बात को मान ही रही है कि मोटा अनाज खाने से आदमी स्वस्थ रहता है, उसके जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों से कुपोषण दूर होता है
और जो कोरोना काल में जिस प्रकार से मेडिकल साइंस के सामने चुनौती आई, उसमें भी ये बात निकल के आई कि मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हम भाग्यशाली इसलिए हैं कि हम राजस्थान प्रदेश के, मरु प्रदेश के हैं। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के अनाज, चाहे कोदो हो, कुटकी हो, सावा हो, बाजरा हो, ज्वार हो, इन सभी की पैदावार होती है और सब प्रदेशों में मोटा अनाज अपने अपने स्तर पर जो उत्पादन वहाँ होता है उसको खाया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। एक समय था जब खेती बाड़ी में सामान्य रूप से ये खरीफ की फसल है बाजरा, जो बरसात पर आधारित है, हमारे संसाधन नहीं थे बुजुर्गों के पास में, तो जिस जमाने में बैल और ऊंट से खेती होती थी तो ज्यादातर प्रदेश में बाजरे की पैदावार होती थी। और मुझे तो खुशी है कि मैं कृषि मंत्री हूं। बचपन से हमारे परिवार में हांडी के अंदर बाजरा की राबड़ी हो चाहे खींचड़ी हो, ये लगातार मिलती रही है। क्योंकि देश और दुनिया में जितनी तरक्की हुई है, जितना डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद में साइकिल घूम के वापस मोटे अनाज पे आई है। और ये हमारे सौभाग्य की बात है किसानों के लिए। आज हमारे वैज्ञानिक यहाँ बैठे हैं। एक समय था कि गेहूं के पराठे या गेहूं की चपाती मुश्किल से कोई मेहमान आता था तब बनता, वरना ज्यादातर मोटा अनाज ही काम में लेते थे। समय का बदलाव आया, परिस्थितियां बदली और वैज्ञानिकों ने जो डेवलपमेंट किया, खेती में नवाचार आए, उसमें बाजरे की जगह गेहूं ने ज्यादा स्थान हासिल किया। गेहूं की पैदावार भी बढ़ी। मेरे ख्याल से गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर करीबन 39 और 40 क्विंटल के आसपास, और बाजरे की पैदावार 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास है। तो ये जो बीच का गैप है, मैं वैज्ञानिकों से कहना चाहूंगा, जो हमारे रिसर्च के जो लोग हैं उनसे, कि एक बहुत बड़ा गैप है 11 क्विंटल और 39 क्विंटल में। तो हम चाहेंगे कि जब दुनिया मोटे अनाज की तरफ रुख कर रही है और जो हमारी नौजवान पीढ़ी कृषि के क्षेत्र में रुचि लेके आगे बढ़ रही है, मैं तो मुख्यमंत्री जी महोदय बैठे हैं, इनकी सोच को दाद दूंगा कि इन्होंने कृषि का अलग से बजट पेश किया जिसका एक मैसेज गया पूरे प्रदेश में। और ये दूसरा वर्ष है और दूसरा बजट है कि राजस्थान विधानसभा में कृषि का अलग से बजट पेश किया गया। और देश के इतिहास के अंदर, यहाँ वीसी साहब मौजूद है हमारे जोबनेर विश्वविद्यालय के, कृषि विश्वविद्यालय के, कि जितने कृषि महाविद्यालय खोले गए, शायद देश में अपने आप में एक उदाहरण है कि राजस्थान में हमारी नौजवान पीढ़ी को कृषि के क्षेत्र में जानकारी मिले, हमारी नौजवान पीढ़ी खेती में रुचि ले। और सबसे ज्यादा इस 4 साल के कार्यकाल में खुले। अभी जोबनेर के अंदर हाल ही वेटनरी यूनिवर्सिटी की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की। हमारे 5 कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में पहले से स्थापित हैं। भूभाग हमारे पास सबसे ज्यादा है। और मोटे अनाज के बारे में तो कहना ही क्या, गांव में लोग मजाक भी करने लगे। हमारे बुजुर्ग है बैठे कैलाश जी वगैरह ऊपर, कि भाई घूम फिर बंडे आगा बाजरा वाले ही, कत्ती पढ़ाई कर लो, खाना पड़ेगा बाजरा ही। तो बाजरे की ताकत को पुराने लोग जानते हैं। जब अस्पताल नहीं थे, मेडिकल के संसाधन कम थे, तो ये बात सही है, मुरारी लाल जी कहते थे कि बाजरे की राबड़ी या अन्य मोटे अनाज की राबड़ी वगैरह, जिसमें थोड़ा बहुत अलग से कुछ डाल के और 2-3 दिन तक लगातार पेशेंट को देते तो उसकी सर्दी जुकाम और वायरल वगैरह सब भग जाते थे। तो अनाज की ताकत थी। आज हमारे प्रदेश के अंदर ये वर्षा पे आधारित तो है ही है, पर उसके अलावा जो एग्रीकल्चर में नवाचार हुए,
और ख़ास तौर पे फार्म पॉन्ड, ड्रिप इरिगेशन और फमारा, क्योंकि हमारे पास पानी कम है, मरु प्रदेश है, भूभाग हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और आजकल मैं तो कई शादियों में भी देखता हूँ कि मिलेट्स ईयर घोषित होने के बाद में मिलेट की स्टाल ही अलग से लगने लग गई और लोग पूछने लगे शहरों के अंदर, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको इस बारे में जानकारी है, वो कहते हैं कि यार वो मिलेट की स्टाल किधर है। लोकसभा के अंदर सभी सांसदों को मिलेट्स का खाना दिया गया। राजस्थान विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी विधायकों को मिलेट्स का खाना दिया जाएगा बजट के उपरांत। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे जो परंपरागत खाने हैं, जो हमारी खान पान की थाली थी, उसमें यदि आप सस्ता कह सकते हो, ताकतवर कह सकते हो, तो हमारा खाना गांव का था और उसमें बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, ये महत्वपूर्ण खाने थे हमारी थाली की। और सस्ता तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि किसान परिवारों में खिचड़ी में दही के साथ, छाछ के साथ या दूध के साथ, तीनों का उपयोग करके कोई सब्जी का चक्कर नहीं रहता था। और पूरी दुनिया में चक्कर लगाने के बाद में आज अमेरिका में बैठा हुआ भी हिंदुस्तान का कोई आदमी है, कई बार मेरी बात होती है उन लोगों से, वो कह रहे भाई बाजरे का, ज्वार का, मक्का का जमाना वापस आ गया है। हमारे जॉब ने कॉलेज से निकले हुए कई स्टूडेंट यहाँ से बड़ी बड़ी पोस्टों पे है, उनको भी इस बात की तसल्ली है कि सब कुछ डेवलपमेंट होने के बाद में जो चुनौतियां वैज्ञानिकों के सामने आई, जो मेडिकल साइंस के सामने आई, उसमें एक अनाज का भी महत्वपूर्ण स्थान मिला, और वो स्थान मोटे अनाज के रूप में। तो मोटा अनाज में हमें राजस्थान में पहले स्थान पे हैं। हमारे पास में अच्छी जोत है, अच्छी जमीन है, पानी की कमी जरूर है, पर पानी की कमी में जितना नवाचार मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में ये फार्म पॉन्ड डिग्गी बनाने का काम हुआ, शायद इतिहास में कहीं नहीं हुआ। आज बरसात के पानी को बचाने का काम, फार्म पॉन्ड पे अनुदान देने का काम, तारबंदी का काम, मिनीकेट जो बाजरे के गत वर्ष भी हमने लाखों की तादाद में दिए, इस बार भी उसका टारगेट बढ़ाया गया। तो कृषि के क्षेत्र में मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 4 साल में जिस तरह का काम राजस्थान में हुआ है, हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी और उसके अंदर जो नवाचार प्रदेश ने किए, उसको भारत सरकार ने माना। तो आपका 2 दिन की ये सेमिनार है, मुख्यमंत्री जी को बोलना है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ ये कह सकता हूँ कि जितने भी आप लोग बैठे हैं, विद्वान लोग हैं, जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, 2 दिन का ये कॉन्क्लेव चलेगा। आप सब लोगों की बातें किसानों को भी सुनने को मिलेगी। पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो हमारा एक गैप है बाजरा उत्पादन का और गेहूं का, इसको कैसे कम किया जाए, बाजरे की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। क्योंकि गेहूं तो हमें मेरे ख्याल से 700-800 गुना पैदावार बढ़ी है गेहूं के माने, पर बाजरे में हमारी जो पैदावार है, हमारा जो प्रतिशत है, वो बढ़ नहीं पाया। इस बार पे भी हमको ध्यान देना है कि जब दुनिया मोटे अनाज पे आ गई, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में, जैसा कि मुरारी लाल जी कहते थे कि 1100-1200 रुपये से और 1700 तो लास्ट था, ये बाजरे की कीमत हुआ करती थी। और किसान भी ये मान के चलता था कि जो बाजरा निकलेगा वो खाने के काम में आ जाएगा, और जो कड़बी है वो पशुओं के लिए काम में आ जाएगी, चारे के लिए। और गत वर्ष जैसे ये प्रचार प्रसार हुआ, तो 2500 से 3000 तक बाजरे की कीमत हो गई। और मेरा ये मानना है, खुद व्यक्तिगत है किसान, कि आने वाले समय में 5000 रुपये क्विंटल तक बाजरा पहुंच जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से हर शादी में जाओ, हर फंक्शन में जाओ, कोई भी फंक्शन हो, वहाँ आपको बाजरे की चपाती मिलेगी, मक्का की चपाती मिलेगी, ज्वार की चपाती मिलेगी, खिचड़ी अलग से मिलेगी। तो खाने की थाली में जो समावेश मोटे अनाज का हुआ है,
तो इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है जो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना चाहती है, जो स्टार्टअप है, वो भी इसमें आगे आएंगे। कोई पैकिंग करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई बाहर भेजने का काम करेगा विदेश में। तो इससे एक कृषि के क्षेत्र में आने वाले समय में अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, अपने विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। जय हिंद, राम राम साहब। धन्यवाद श्री लालचंद जी कटारिया साहब। अब समय है कृषि विपणन विभाग की ओर से निर्मित एक लघु फिल्म का। देखते हैं लघु फिल्म समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। मिट्टी से सोना उपजाते हैं किसान। खेल खलियान में सुबह शाम अपनी मेहनत से खेतों में अन्न पैदा करते हैं अन्नदाता। खुशहाली की राह दिखाते हैं किसान। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत राजस्थान सरकार के सशक्त नेतृत्व में अन्नदाता का हित सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दूरगामी सोच के साथ कृषकों के उत्थान और विकास के लिए राजस्थान में नई योजनाएं शुरू कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। किसानों के लिए पेश हुआ लगातार दूसरे वर्ष कृषि बजट। कृषि ऊर्जा पर सब्सिडी लगातार बढ़ाते हुए बिजली की दरों को 90 पैसे प्रति यूनिट ही रखा गया। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत इस बजट में 2000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले किसानों को मिलेगी निशुल्क बिजली। 21 लाख किसानों का हुआ 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अब तक 20,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण वितरित किया गया। किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फार्म्स डेब्ट रिलीफ एक्ट बनेगा, जिसके तहत डेब्ट रिलीफ कमीशन बनाया जाएगा। 56 लाख किसानों को निशुल्क बीज मिनी किट्स का वितरण। फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई हेतु अब तक 18,500 करोड़ रुपए के क्लेम वितरित किए गए। किसान भाइयों के लिए संचालित योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए शुरू हुए कृषक कल्याण कोष की राशि 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए की जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू किए गए 11 मिशनों को बढ़ाकर अब 12वें मिशन के रूप में राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन किया शुरू। किसान को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने एवं खेत के निकट विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 100 नवीन मंडियों की स्थापना की घोषणा। प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क की अवधारणा के साथ कुल 36 नवीन मिनी फूड पार्कों की स्थापना की घोषणा, जिसमें आने वाले वर्षों में एग्रो प्रोसेसिंग हब बनाने में सहायता मिलेगी। राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है कृषि क्षेत्र में 2017-18 से 2021-22 की अवधि में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड के प्रति वर्ष 13.12% की हुई वृद्धि। आज प्रदेश के हर किसान के चेहरे पर मुस्कान है। राजस्थान कृषि विपणन विभाग द्वारा जनहित में जारी। जैसा कि स्पष्ट है, किसानों और उनके कल्याण की योजनाएं लागू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रदेश के मुखिया, जन जन के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिनका पूरा ध्यान प्रदेश को आगे बढ़ाने पर आपके प्रेरणादायी उद्बोधन हेतु उत्प्रेरक संबोधन हेतु श्री अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री। हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, उदयलाल अन्ना साहब, मुरारी मीणा जी, हमारे वरिष्ठ नेता महादेव सिंह कन्नला जी, रामेश्वर डूडी जी, धीरेज गुर्जर जी, पवन गोदारा जी और चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, सुचिता आर्य जी, दिनेश कुमार जी, श्रीमती शोभा ठाकुर जी, प्रोफेसर बलराम सिंह जी और तमाम उपस्थित यहाँ पर हमारे इस शानदार प्रोग्राम में। ये अपना आप में इंटरनेशनल मिलेट ईयर के दौरान राजस्थान में जो ये कॉन्क्लेव किया गया है 2023, उसमें भाग लेने आप लोग पधारे हैं। सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि यहाँ पर स्टेक होल्डर जितने भी हैं उसमें
प्रोग्रेसिव किसान भी आते हैं, वो भी बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, स्टार्टअप करने वाले बैठे हुए हैं, विभिन्न वर्गों के लोग बैठे हुए हैं, हमारे अधिकारी आए हैं, नीति आयोग से भी, केंद्र सरकार के मंत्रालय से भी। मैं समझता हूँ ये संगोष्ठी अपना आप में महत्व रखती है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही और सारे लोग एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पर। मेरा मानना है कि देश का सौभाग्य है कि आज़ादी के साथ में हमें एक ऐसा दूरदृष्टा मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह का, जिसने जो सोच रखी अपनी, उसके कारण से आज हम आत्मनिर्भर हैं। मेरी खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाने का निर्णय भी हमारे देश की सरकार ने जो प्रयास किए उसके कारण संभव हुआ। पर आज दुनिया मना रही है, हमारे देश की और राजस्थान की भागीदारी बहुत बड़ी है उसके अंदर। तो जिस प्रकार से आत्मनिर्भर हुए हम लोग, बड़े बड़े बांध बन गए उस वक्त में, चाहे भाखड़ा हो, चाहे नागार्जुन सागर हो, उस जमाने में जो सोच रखी गई हम आत्मनिर्भर रहेंगे, यही फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर। आज वहाँ पे हालात बहुत ख़राब है सभी तरह से, आत्मनिर्भर नहीं है, डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे मुल्कों पर। हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो गए। बचपन में मुझे भी याद है कि PL 480 के अंतर्गत गेहूँ की भीख मांगते थे हम अमेरिका से। यहाँ जो गेहूँ बढ़ता था देश के अंदर राशन की दुकानों पर, वो अमेरिका का आया हुआ गेहूँ होता था। हरित क्रांति करी, बड़े बड़े बांध बन गए, एक मैसेज चला गया पूरे देश के अंदर कि बांधों का क्या महत्व है किसानों के लिए। उसका फायदा मिला कि आप गेहूँ में, चावल में बहुत आत्मनिर्भर हो गए। और ये जो आपके बाजरा, मक्का, रागी, जो भी मोटे अनाज है, जिसके बारे में रिसर्च भी हुई है, मेरा मानना है कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया जा रहा है, तो अवसर देता है हम सबको, आप सबको, कि इसमें और कैसे आगे बढ़ाया जाए, कि जैसे फूड हैबिट चेंज हो, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा। और MSP के लिए इसलिए तैयार नहीं होती सरकारें बाजरे के लिए कि उसकी तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। एक बार मैंने, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब हमने खरीदारी करी थी बाजरे की पहली बार, और वास्तव में वो स्थिति बनी कि उसके बाद में कभी भी राज्य सरकारों ने भी और भारत सरकार ने भी सहयोग नहीं दिया। तो आज रिसर्च की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। तो कृषि क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता भी है रिसर्च की, और संभावना भी रिसर्च की ज़्यादा कृषि क्षेत्र में ही है। पंडित नेहरू के वक्त में जो संस्था बन गई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गई थी। काजरी जोधपुर के अंदर बड़ी संस्थान है। तो रिसर्च के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज़ादी के साथ साथ में बन गया। अभी कृषि मंत्री बता रहे थे आपको कि राजस्थान में 5 विश्वविद्यालय हमने बना दिए, कृषि विश्वविद्यालय 5 विश्वविद्यालय। और मैंने अभी 4 साल में करीब 42 कृषि महाविद्यालय बना दिए 4 साल में। और अभी बजट के अंदर मैंने अभी 7 और दे दिए, करीब 49 कृषि विश्वविद्यालय कृषि महाविद्यालय बन चुके हैं। अभी मेरी रिप्लाई होना बाकी है, पता नहीं बैठे हुए लोग और मुझे कोई सुझाव देंगे तो और मुझे मानना पड़ेगा। और मैंने कह रखा सारे MLA साहबान को, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। हर क्षेत्र के अंदर जो मांगते मैं मना नहीं करता हूँ, और कृषि के लिए मना करने का सवाल बड़ा नहीं होता। अभी मंत्री जी कह रहे थे आपको कृषि के लिए अलग से बजट पेश करना। पहला राज्य राजस्थान देश के अंदर जिसने इसी घोषणा करी कि हम अलग बजट पेश करेंगे।
और हमने डबल कर दिया। पिछली गवर्नमेंट वक्त में जो बजट था उससे पहले बजट भी मैंने डबल कर दिया, एलोकेशन कर दिया। तो तमाम बातें आप सुन चुके हो, समझ चुके हो। मेरा मानना है कि जो कुछ भी आज आप लोगों में जो योग्यता है, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ तो किसी किसानों के जब आयोजन होते हैं उनको सम्मान करने का प्रोग्राम भी रखा। आज हरियाणा बोर्डे जी हमारे कृषि मंत्री थे, वो तो दुनिया में नहीं हैं। उनकी सोच थी कि किस प्रकार से हम किसानों को भी सम्मानित करें। कटारिया जी ने पशुपालकों को सम्मानित करने का काम ही शुरू किया। ये ऐसे वर्ग हैं जो सम्मान के अधिकारी हैं। बाकी हर क्षेत्र के लोगों को सम्मान, उनको प्राइज, सब कुछ मिलता है। झारखंड वो राज्य है जहाँ पर किसानों का भी और पशुपालकों का भी सम्मान होता है। यह सब संभावना छिपी हुई है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि कॉलेज बन गई 50 लगभग, हो सकता 60 बन जाए। कृषि कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय उदयपुर में बहुत पहले था, बाद में बीकानेर। अब तो कटारिया जी ने कहा आके मुझे, और मेरे ख्याल से 2-4 दिन पहले ही कहा होगा बजट पेश करने की, और मैंने जॉब मेल के अंदर विश्वविद्यालय घोषित कर दिया। ये सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती है कि किसानों के प्रति, कृषि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता सबसे ऊपर है और होनी भी चाहिए, स्वाभाविक भी है। और जो हम कहते हैं अन्नदाता है, सब कुछ कहते हैं किसान के लिए। तो सरकारें चाहे किसी पार्टी की हो, उनका दायित्व है कि वो कृषि क्षेत्र को लेके क्या हम कर सकते हैं, अच्छे बीज, अच्छे खाद, अच्छी दवाइयाँ। उसमें जो हालात कई बार बिगड़ते हैं, नकली दवाएं आ जाती है और भी कई प्रॉब्लम होती है, आप जानते हो, सब लोग एक्सपर्ट बैठे हैं। पर मिलेट ईयर मनाने के एक बहाने आप सबको अवसर मिलेगा कि कैसे हम इस क्षेत्र में और आगे सोसाइटी को बढ़ाएं, वो उनकी फूड हैबिट चेंज हो, अधिक से अधिक प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो। क्योंकि पानी तो आप देखते हैं कि चावल और गेहूं की खेती में बहुत ज़्यादा लगता है। तो किस प्रकार हम खरीफ के माध्यम से भी और जो रिसर्च हो उसके माध्यम से भी, इजराइल हम लोग भेजते रहते हैं समझने के लिए। हालात ही होने चाहिए इतने बड़े मुल्क में। धीरे धीरे अब तो हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं, हमारे यहाँ भी कोई साइंटिस्टों की कमी नहीं है। साइंटिस्ट भी है, रुचि रखने वाले लोग हैं। नाम डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन की तरह कई ऐसे बन गए हैं देश के अंदर जिन्होंने अपना स्थान बनाया है। तो क्यों नहीं हम लोग रिसर्च पे ध्यान दें। मेरा मानना है कि रिसर्च के अंदर बहुत कम ध्यान दिया जाता है देश के अंदर, जितना अमेरिका जैसे मुल्कों में ध्यान दिया जाता है। उसका फ़ायदा उनको मिलता है, जो रिसर्च करेगा उसको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। हम क्यों नहीं रिसर्च की तरफ ध्यान दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब यहाँ बैठेंगे तो उसके अंदर किस विश्वविद्यालय हमारे यहाँ है, कॉलेजेस मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट की मांग कर देगी कॉलेजेस, तो खाली हमारे यहाँ सब्जेक्ट खोल दीजिए। तो मांग है। मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, पहली बार कृषि को लेकर युवाओं के अंदर भी आकर्षण पैदा हो रहा है, जबकि लोग खेती दूर जाते जा रहे थे। लोग समझते इन बात को। रिसर्च करना आवश्यक है। जितना अच्छा रिसर्च होंगे, रिसर्च की तरफ ध्यान देंगे, उनको प्रोत्साहन मिलेगा कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालय में, उतने ज़्यादा रिसर्चर आगे आएंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा राजस्थान अपनी भूमिका अदा करने में देश में कामयाब होगा, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं कोई लंबी बात नहीं कहता हुआ यही कहना चाहूँगा कि ये कोई ऑर्डिनरी सेमिनार या नहीं है प्रोग्राम। और राजस्थान में जो रखा गया है नीति आयोग और केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भी, यहाँ के कृषि हमारा मंत्रालय पहले से एक्टिव है और राजस्थान की अपनी पहचान है।
मोटे अनारों को लेके कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर जो खेती को लेके मैंने आपको कहा कि हमारा सोच वही है जो आप सबका सोच है, तो क्यों नहीं हम लोग सब मिलकर के आगे बढ़ें और इस क्षेत्र में एक अवसर मिला हम लोगों को, क्योंकि तो ईयर क्यों मनाया जाता है, एक अवसर देने के लिए किसी बहाने सर्च एरिया बन जाएगा और उसी बहाने आप सब यहाँ बैठे हैं, उसी कारण बैठे हैं, उसी कारण इकट्ठे हुए हैं। तो साल भर हम लोग सोचते हैं कि 2023 के अंदर इस प्रकार के प्रोग्राम अगर जिलों में भी होंगे कहीं कहीं जहाँ पर आवश्यकता है, कॉलेज या विश्वविद्यालय भी आयोजित करेगी सेमिनार वगैरह, एक माहौल बनता है तो उसका फ़ायदा मिलता है। यही बात कहता है, मुझे आपने याद किया, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर के आप सबसे मिल कर के। मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हृदय से आभार हमारे प्रदेश के ओजस्वी और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अमूल्य शब्दों के लिए। अब आप सभी के आभार को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित हैं निदेशक कृषि विपणन राजस्थान सरकार श्री सीताराम जी जाट। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण एवं आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी अधिकारी और प्रतिभागीगण, आज इस अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मिलेट्स के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये ना केवल दुनिया में सबसे पहले उगाई जाने वाली फसलें हैं, बल्कि आज की तारीख में दुनिया के 130 से ज़्यादा देशों में इनकी खेती की जा रही है। एशिया और अफ्रीका के 60 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के पारंपरिक भोजन का भाग है। इनका आजीविका, किसानों की आमदनी बढ़ाने और पोषण के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। आज के इस उद्घाटन सत्र के अंत में हम लोग आभारी हैं हमारे जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री महोदय के, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जिनका स्थान हमारे किसानों के हृदय में भगवान से सिर्फ एक पायदान नीचे हैं, क्योंकि आप हमेशा गरीब और किसान के उत्थान की सोच में रखते हैं। आपकी किसानों, युवाओं और आमजन के प्रति दूरदर्शी सोच एवं नीतियों का ही नतीजा है कि आज प्रदेश कृषि के क्षेत्र में, उत्पादन में और उद्यमिता में दोनों में बराबर आगे बढ़ रहा है। महोदय, आपकी विजनरी सोच का ही नतीजा है कि किसानों को उनके खेत के पास ही विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पिछले 4 साल में आपने लगभग 100 मंडियों की घोषणा करी है और वो स्थापना उनकी प्रक्रियाधीन है। आपने पूरे देश के अंदर एक एग्रो पॉलिसी दी है जो सबसे सफलतम पॉलिसी रही है, उसमें हमारे किसान और उद्यमी बराबर भाग ले रहे हैं और हमने 1000 से ज़्यादा इकाइयाँ उसमें स्थापित करवाई है। महोदय, आपने आपकी दूरगामी सोच के आधार पर ही राज्य के प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा करके काम शुरू करवाया है, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा एक नई मंडियों का रूप लेगा। आज के इस अवसर पर हम आभारी हैं हमारे कृषि मंत्री महोदय के और कृषि विपणन मंत्री महोदय के, जिनके नेतृत्व में विभाग किसान हितैषी कार्यक्रमों में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपका प्रेरणादायी नेतृत्व हमेशा हमें किसान हित के कार्यक्रम और योजनाएं संचालित करने के लिए प्रेरित करता रहता है और आज किसान की मांग के अनुसार कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। उसकी वास्तविक मांग क्या है, वैसे ही कार्यक्रम आप संचालित करवा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आभारी हैं मंचासीन सभी अतिथियों के और हमारे मुख्य सचिव महोदया के कि आप समय निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और हमें उत्साहित किया है। हम आभारी हैं आज के इस कार्यक्रम के इवेंट पार्टनर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च के, साथ में नियाम और एपीडा के, जो आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम के हिस्सा बने हुए हैं और उनके बगैर ये इतना सुंदर कार्यक्रम संभव नहीं था। साथ ही हम आभारी हैं देश एवं प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए मिलेट्स के क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी स्टार्टअप्स के, प्रसंस्करणकर्ताओं के, प्रगतिशील कृषकों के एवं उद्यमियों के, जो यहाँ उपस्थित होकर आमजन को विभिन्न उत्पाद प्रदर्शित करके मिलेट्स की उपयोगिता की जानकारी देंगे।
अंत में मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया एवं आज के आयोजन की व्यवस्था के लिए दिन रात एक करने वाले कृषि एवं विपणन विभाग के अधिकारियों का शुक्रगुजार हूं कि उनकी मेहनत के बिना इतना सुंदर कार्यक्रम संभव नहीं था। धन्यवाद। धन्यवाद सीताराम जी जाट। अब हम अनुरोध करेंगे दिनेश कुमार जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें, और ये स्मृति चिन्ह आपके आगमन के लिए, आपके आगमन से इस उद्घाटन संध्या में 4 चांद लगे हैं। अब आप सभी से निवेदन की यहीं पर रहें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम विनम्र आग्रह करेंगे कि प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए कृपया प्रदर्शनी स्थल पर पधारें। आप सभी से निवेदन के आगे का जो गेट है वहां से सिर्फ मीडिया के लोग ही जाएंगे, और बाकी सभी जो हमारे अतिथि हैं उन सभी से निवेदन कि पीछे से आप प्रदर्शनी स्थल पर पधारें। पीछे वाला गेट आपके लिए खुला है प्रस्थान के लिए। आगे वाले गेट से सिर्फ मीडिया के लोग ही जाएंगे और बाकी अतिथिगण कृपया पीछे वाले गेट से प्रदर्शनी स्थल पर पधारें।